Verma, GST Inspector Mumbai. Hope your preparation is going well. Recently SSC CGL 2020 का मेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे. होप यू डिड वेल इन द एग्ज़ाम्स. और CGL 2021 के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं. So all those aspiring candidates who wish to get a government job through SSC, I'm there to help you people with my notes. Yes, and I used to prepare for SSC exams. तो उस टाइम में how I did my English, because English में I scored pretty well. तो English में होता क्या था कि हम अलग अलग स्टडी मटेरियल से स्टडी करते थे, अलग अलग बुक से स्टडी करते थे. और इन सब के साथ व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैंने बताया है कि आई यूज़ टू टेक स्पीड टेस्ट और लॉट. बहुत ज़्यादा स्पीड टेस्ट और मॉक टेस्ट हम देते थे. तो होता क्या ये था कि अलग अलग मॉक, अलग अलग कोचिंग से अलग अलग स्पीड टेस्ट देते देते और सारे प्रीवियस पेपर से जो कुछ भी गलतियां हमसे होती थी उनको अलग से नोट डाउन करते थे. और उनके पीछे जो आइडिया होता था, जिस आइडिया को हम नोट डाउन कर लेते थे और एग्ज़ाम में जाने से पहले उसे रिवाइज़ करते थे, उससे हमें इंग्लिश में बेटर मार्क्स लाने में बहुत हेल्प मिली. हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए. तो वो सब कुछ जो हमने जॉट डाउन किया था, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिली इंग्लिश के पेपर में बेटर स्कोर करने में और ओवरऑल एसएससी में अपनी बेटर रैंक लाने में, जिससे कि और बेटर पोस्ट हमें मिलती है और हमारी मनपसंद लोकेशन पे मिलती है. तो यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल है जो हमें मिला और विच आई बिलीव कि इसको अपने पास ही रखने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ख़त्म हो चुकी है. आई एम डन विद एसएससी. तो मे बी ये आपकी हेल्प करे, आपको बेटर मार्क्स लाने में हेल्प करे, मे बी ये आपके काम आए. तो ये पूरा चैनल ही इस चीज़ को के लिए डिवोटेड है कि जो कुछ भी हमने सीखा या जो कुछ भी हमने गलतियाँ की वो गलतियाँ आप ना करें, और हमारी एक्सपीरियंस के थ्रू ही सही आप एसएससी में सिलेक्शन ले सकें और अपनी मनपसंद गवर्नमेंट जॉब उठा सकें. सो हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद PQRS. PQRS क्या होता है कि एसएससी के पेपर में, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी. अगर CGL की बात करें तो टीयर 1 में PQRS 2 पूछे जाते हैं, टीयर 2 में 20 PQRS पूछे जाते हैं. तो PQRS में होता यह है कि एक्चुअली बैंक एग्ज़ाम्स में भी PQRS एक अलग सेक्शन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग सेंटेंसेस, एक्चुअली एक पैराग्राफ या कोई एक ऐसा आइडिया है जिसको हम एसएससी तोड़ करके 4 अलग अलग सेंटेंसेस में हमें देती है, और हमें अपने लॉजिक के थ्रू और जो भी ग्रामर हमने सीखी है इंग्लिश में, जो भी ग्रामर हमें आती है, जैसे कि आर्टिकल, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब की मदद से और लॉजिक के थ्रू हम उन 4 सेंटेंसेस जो हमें जंबल करके दिए गए हैं उन्हें हम रीअरेंज करते हैं, करेक्ट सीक्वेंस में लगाते हैं, और फिर जो 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, उसमें से जो एक लॉजिकल सीक्वेंस बैठता है उसे हम करेक्ट आंसर मार्क करते हैं. सही होता है तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं, गलत होता है तो नेगेटिव में भी चले जाते हैं मार्क्स. तो PQRS से हम शुरुआत कर रहे हैं. आई विल ट्राई कि हम इंग्लिश का जो भी एसएससी पूछती है इंग्लिश में वो सब कुछ कवर करें. इंग्लिश में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे. वो सारी चीज़ें, वो सारी गलतियाँ जो हमने की, तो उन सब का जो भी नोट हमने बनाया, जो कुछ भी याद रखने लायक बात है, एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, वो सब कुछ यहाँ पर है. PQRS से शुरुआत करते हैं. PQRS के बारे में हमने बता दिया कि आप कैसे अपने 4 जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है और सही आंसर मार्क करना है. तो PQRS को करने के कई तरीके हो सकते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं कि या तो ये करते हैं कि PQRS दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सीधे ऑप्शन से लगाना शुरू कर देते हैं. ऑप्शन को सोचते हैं कि मे बी R पहले आया है, P फिर आया, Q आया, S आया, ऐसे आया. ऐसे में ये होता है कि आप 4 अलग अलग ऑप्शंस को मोर देन रिक्वायर्ड टाइम आप उसे दे देते हो. 4 ऑप्शन को मिलाते मिलाते आपका 5 मिनट, अप्रॉक्स 5 मिनट या उससे भी ज़्यादा खर्च हो जाता है. एसएससी के पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त हमें टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है. तो अगर स्मार्टली काम करते हो तो टाइम कम नहीं है, इनफ है, बहुत टाइम है. लेकिन अगर आपको स्मार्टली काम नहीं पता आपको कि वो क्या ट्रिक्स हैं, क्या तरीके हैं, क्या कनेक्टर्स हैं जिनसे हम सही आंसर मार्क कर सकते हैं, तो फिर आपको बहुत टाइम लग सकता है और आपका पेपर छूट भी सकता है. PQRS की जब हमने बात की कि आप कैसे सही अपना आंसर मार्क कर सकते हो, पहला तरीका होता है PQRS को अटेम्प्ट करने का
कि आप आर्टिकल के थ्रू मार्क कर सकते हो। अब आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। आर्टिकल के बारे में हमें ये पता है कि आर्टिकल, अगर आपको नहीं आइडिया है कि आर्टिकल क्या होते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हो जो प्रिपेयर करने आए हो एसएससी को, तो आप जाकर के एक रफ आइडिया ले लो किसी बुक से या गूगल से, आप आर्टिकल को पढ़ लो, तभी जाकर के आप यहाँ पे सही अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि PQRS है, क्लोज टेस्ट है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप पूरी ग्रामर पढ़ रखे हो तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप इन सबको मार्क कर सकते हो। तो पहले आपकी ग्रामर कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रामर सही से आपको पता है तो आप यहाँ भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला तरीका बताया PQRS को आर्टिकल के थ्रू करने का। आर्टिकल ए एंड द 3 तरीके के होते हैं। इस सब्जेक्ट को, किसी भी नाउन को हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए ए एंड लगाते हैं, और द किसके लिए लगाते हैं? जो सब्जेक्ट या जो नाउन स्पेसिफिक है, यानी कि पहले ही उसके बारे में बात हो चुकी है। तो कोई भी नाउन, कोई भी सब्जेक्ट जिसके बारे में पहले बात हो रही होती है तो ए या एन लगता है जब वो वोवल होता है, और ए लगता है जब वो कोई कॉन्सोनेंट होता है। तो ए एन के बाद ही जब दोबारा उस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है तो वो द लग जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेसिफाई हो चुका है पहले ही, तब उसके लिए द लगता है। अब इससे आप PQRS कैसे सही मार्क कर सकते हो? आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, वो जम्बल्ड हैं। अब उसमें आपको ये देखना है कि अगर कोई आर्टिकल फंस रहा है, ए एन या द अगर वहाँ पे है, तो अगर द करके उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही है तो आपको ये देखना होगा कि इसके बारे में इससे पहले भी बात हो चुकी होगी, यानी इससे पहले भी कोई सेंटेंस होगा जिसके बारे में ए लगा करके या एन लगा करके उसके बारे में बात हो रही होगी। तो वो वाला स्टेटमेंट, वो वाला पर्टिकुलर जो P हो, Q हो, R हो, S हो, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो पहले आएगा, और उसके बाद उसको जब स्पेसिफाई हो चुका है द लगा करके उसके बारे में बात होगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, सर्टेन चीज़ें होती हैं जिनसे पहले द लग जाता है, जैसे कि द रिवर के नाम के आगे, माउंटेन्स के नाम के आगे, तो वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। पर ऐसे बहुत से ऐसे PQRS हो सकते हैं जिसमें आर्टिकल की मदद से आप ए या एन पहले आ रहा है, द पहले आ रहा है, इस चीज़ को फिगर आउट करके आप सही PQRS को मार्क कर सकते हो। PQRS मार्क करते समय आपको इस तरह से नहीं मार्क करना है कि हाँ P से ही शुरुआत होगी और S पे ही ख़त्म होगा, यही चीज़ लेकर के नहीं चलनी है। ऑप्शन में आप अगर इतनी सी चीज़ पकड़ लो कि Q के बाद ही S होगा या S के बाद ही P होगा, सिर्फ किन्हीं 2 लाइंस के बीच में कनेक्शन ढूंढ लो, किन्हीं 2 लाइंस के बीच में कोई भी ऐसा कनेक्टर, चाहे वो आर्टिकल के थ्रू हो या वो किसी ऐसे तरीके से हो जो अभी हम बताने वाले हैं। ऐसे किसी भी 2 स्टेटमेंट्स के बीच में अगर आप कनेक्शन ढूंढ लेते हो, जैसे कि P के बाद ही Q होगा, Q के बाद ही R होगा, इस तरीके का कोई भी, तो वही आप सही आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्क करने में, आप ये सोचने में लग जाओ कि P ही ऐसे ओपनिंग सेंटेंस P ही होगा या एंड सेंटेंस S ही होगा। आर्टिकल के थ्रू आप मार्क कर सकते हो। इसके अलावा और क्या तरीके हैं सही PQRS मार्क करने के? तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, जैसे बट होता है, दो होता है, ऑल्दो होता है, येट होता है, हाउएवर होता है, इस तरीके का, या इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी ऐसा वर्ड जब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा तो आप ये समझिए कि जब वो वर्ड बीच में आया है, चाहे वो बट है, दो ऑल्दो है, हाउएवर है, येट है, डिस्पाइट है, इंस्पाइट ऑफ है, ये कोई भी वर्ड जब बीच में आया है तो जब वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब कि इस वर्ड से पहले अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो इस वर्ड के बाद कोई नेगेटिव बात हो रही होगी, या इस वर्ड से पहले कोई नेगेटिव बात हो रही है तो इसके बाद में पॉजिटिव बात हो रही होगी। मतलब यहाँ पे कुछ होगा और यहाँ पे उसकी उल्टी बात हो रही होगी, या यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा होगा। जब भी ऐसा कोई वर्ड आप स्पॉट करें PQRS में, बट, दो, ऑल्डो, येट, हाउएवर, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ऐसा कोई भी, तो आप ये ध्यान में रखिए कि इससे पहले क्या बात हो रही होगी और उसके कॉन्ट्रास्ट, उसके अपोजिट सेंस में क्या बात हो रही है, राइट।
तो इस तरह से आप कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। क्यू में कोई बात हो रही है, आर में कोई बात हो रही है, इन दोनों बातों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, ये दोनों बातें आपस में अपोजिट हैं और इनके बीच में कोई ऐसा ट्रांजिशन वर्ड है जो कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है, तो वो भी आपका एक तरीका हो सकता है ये समझने का कि ठीक है क्यू के बाद आर ही आता है, तो चारों ऑप्शन में कहाँ पे क्यू के बाद आर ही मिल रहा है। मे बी आपको एक ही ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ पे क्यू के बाद आर आ रहा हो और वही आपका सही आंसर है, आपको उसे मार्क करना है और आगे बढ़ना है। इतना टाइम नहीं देना है कि ओपनिंग सेंटेंस क्या है और एंडिंग सेंटेंस क्या है। अगर आप ये कनेक्शन ढूंढ लेते हो कि कहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है और उससे पहले, उसके बाद और बीच में वो कोई ट्रांजिशन वर्ड जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, तो आप ये ढूंढ लो बस कि हाँ इसके बाद ये सेंटेंस आएगा, इसके बाद ये आएगा, इस तरीके से सही आंसर मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। ये एक तरीका हो गया PQRS मार्क करने का। फिर हम ऐसे भी सेंटेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं जो सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं। अभी हमने बात की ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, अब उन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं, यानी कि उन वर्ड से पहले भी जो बात हो रही है उससे ही मिलती जुलती बात उस वर्ड के बाद में भी हो रही होगी। सिमिलैरिटी क्रिएट करने वाले वर्ड्स हो सकते हैं जैसे इन एडिशन टू, फर्दरमोर, और इस तरह से कोई भी ऐसा वर्ड जो जिससे पहले अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो उस वर्ड के बाद भी पॉजिटिव बात हो रही होगी, और उससे पहले भी नेगेटिव हो रही है तो उसके बाद भी, मतलब कि उससे आगे और पीछे जिस भी बारे में बात हो रही है वो बात सिमिलर होगी। ऐसा कोई वर्ड अगर आप ढूंढते हो तो वहाँ भी आप इजीली मार्क कर सकते हो अपने PQRS को। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कनेक्टर्स की। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, नो सूनर दैन, रादर दैन, फॉर्मर लेटर, सो दैट। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कनेक्टर्स होते हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं और ये पेयर में होते हैं। अब जैसे कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है P में नॉट ओनली करके कोई बात हुई है और P के बाद डायरेक्टली S में बट ऑल्सो करके कोई बात हुई है। आपको पता है नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आएगा, यानी P के बाद S आएगा। इस तरीके से अगर आप कनेक्शन ढूंढ लो कि P के बाद ही ऐसा आएगा, फिर आपको ये करना है कि चारों ऑप्शन में यही ढूंढना है कि किस स्टेटमेंट में P के बाद S आया है, वही आपका करेक्ट आंसर है। हो सकता है ऐसे दो ऑप्शन मिल जाए जहाँ P के बाद S आ रहा हो, तो P के बाद S आ रहा होगा तो फिर आपको इन कनेक्टर्स के अलावा कोई और भी कनेक्शन ढूंढना होगा, उसके थ्रू आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। अब इन कनेक्टर्स की वजह से ये भी होता है कि चार ऑप्शन में एटलीस्ट अगर आप चारों ऑप्शन के लिए श्योर नहीं हो कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, तो एटलीस्ट आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, दो ही ऑप्शन बचे जहाँ P के बाद S है, उन्हीं दोनों में से कोई आपका करेक्ट आंसर होना है। तो एटलीस्ट यू हैव कम हाफ वे कि हाँ यही मेरा करेक्ट आंसर। इसके अलावा हम बात करें PQRS की, तो PQRS में क्या होता है, ये भी एक तरीका हो सकता है करेक्ट PQRS मार्क करने का, कि जैसे कि चार स्टेटमेंट दिए हैं PQRS, उसमें पहले किसी आइडिया के बारे में बात हो रही होगी, किसी भी आइडिया के बारे में, और बाद में उसके पीछे का रीज़न या उसके पीछे का डिस्क्रिप्शन दिया होगा। इससे आप PQRS सही मार्क कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि दिया है कि ही वॉज़ वेरी लकी, और फिर उसके पीछे की बात हो रही होगी कि वो कैसे लकी हुआ, उसके पीछे की स्टोरी दी होगी कि क्या हुआ उसके साथ कि वो लकी हुआ या किस तरीके से वो लकी था, बाद में डिस्क्रिप्शन की बात हो रही होगी। तो अगर आप ये कनेक्शन ढूंढ लो PQRS में, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि पहले डिस्क्रिप्शन की बात हो रही हो, पहले रीजंस दे रखे हों कि ऐसा क्यों हुआ, और बाद में उस फैक्ट के बारे में बात हुई हो क्या हुआ है, यानी कि व्हाट हैज़ हैपेंड बिफोर, पहले व्हाट का आंसर होगा, उसके बाद वाई या हाउ आएगा कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। PQRS करते वक्त इस बात को आप ध्यान में रख सकते हो कि पहले किसी फैक्ट, किसी आइडिया की बात हो रही होगी कि क्या हुआ, और उसके बाद उसके पीछे के रीज़न, हाउ या वाई जैसी बात हो रही होगी, और लास्ट में देयरफॉर करके, हेंस करके, एज अ रिज़ल्ट,
ऐसे करके किसी भी वर्ड ऐसे करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रखा होगा कि हेंस फिर कंक्लूजन दे रखा होगा। तो अक्सर क्या होता है कि कंक्लूजन के थ्रू भी आप सही PQRS मार्क कर सकते हो कि कंक्लूजन हमेशा लास्ट में आता है। सबसे पहले फैक्ट की बात हो रही होगी, व्हाट का आंसर होगा कि क्या है, हुआ क्या है, उस आइडिया की बात होगी। बीच में कहीं उसके रीज़न, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके पीछे की स्टोरी की बात हो रही होगी, और लास्ट में उसके कंक्लूजन की बात हो रही होगी, या फिर उसके रिजल्ट में क्या हुआ है, या कोई भी रेमेडी की बात हो रही होगी, उसके सलूशन की बात हो रही होगी कि अब हम क्या कर सकते हैं। अगर ये आइडिया अगर आप फ्रेम कर लो PQRS को मार्क करते समय, जब PQRS में जो भी स्टोरी दी हुई है उस स्टोरी में अगर आप ये आइडिया रखते हो अपने माइंड में कि पहले हमें फैक्ट ढूंढना है कि फैक्ट क्या हुआ है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे की स्टोरी, और लास्ट में उसका कंक्लूजन या उसका सॉल्यूशन या उसकी रेमेडी के बारे में। जैसे मान लीजिए किसी डिज़ीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी भी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम बात करेंगे कि वो बीमारी है क्या, फिर हम बात करेंगे कि वो हुई कैसे, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि उस बीमारी से आप कैसे उस बीमारी से फ्री हो सकते हो, क्या रेमेडीज़ हैं उस बीमारी से दूर होने के। तो ये एक सीक्वेंस होता है, ये एक स्टोरी नहीं है, लेकिन हाँ कोई भी ऐसा PQRS दे रखा है उसमें, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, तो ऐसे किसी में भी आप ये आइडिया लगा लो कि पहले हमें फैक्ट ढूंढना है और कहीं ना कहीं रिजल्ट बाद में होगा, और बीच में उसके बारे में एक्स्ट्रा बातें हो रही होगी। इस आइडिया के थ्रू भी आप सही PQRS मार्क कर सकते हो। इसके अलावा कई बार क्या होता है, नंबर्स बहुत काम आते हैं PQRS मार्क करते समय। जैसे कि डेट वाइज अगर कुछ दे रखा हो, मंथ वाइज दे रखा हो, तो जैसे कि किसी सेंटेंस में जनवरी की बात हो रही है, दूसरी बात मान लीजिए कि सितंबर मंथ में हो रही है, तो आपको ये पता है कि जनवरी में वाली बात पहले हुई होगी और सितंबर वाली बात बाद में हुई होगी, गिवन कि वो दोनों बातें एक ही साल में हो रही हों। या फिर ईयर वाइज भी आप ईयर वाइज है, डेट वाइज है, मंथ वाइज है या वीक वाइज है, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकाल सकते हो कि कौन सी बात पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है। इसके थ्रू आप सही PQRS मार्क कर सकते हो। जैसे कि एस स्टेटमेंट अगर 2006 की बात कर रहा है और पी स्टेटमेंट 2012 की बात कर रहा है, तो एस पहले आएगा, पी बाद में आएगा। 4 ऑप्शन में से आप ढूंढ लो कि कहाँ पे एस पहले है और पी बाद में है, तब भी आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आपको 2 ऑप्शन में, फिर से सेम थिंग कि अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाती है, जहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है कि आप पर्टिकुलर आइडिया आपने लगाया और 2 ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन हो गई, तो एटलीस्ट आपको आपके तुक्का मारने में भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका आंसर सही हो। एटलीस्ट उसमें भी 50% के चांसेस होते हैं कि आपका आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बेटर है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चारों ऑप्शन में ना पता हो कि कौन सा आंसर सही है, उससे बेटर है कि 2 ही ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप तुक्का लगाते हो तो आप 100% भी गलत हो सकते हो, नेगेटिव में जा सकता है। पर अगर 2 ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन है और आप सही आंसर मार्क करते हो, तो चांसेस आर कि आपका आंसर सही हो भी सकता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं, और गलत भी हुआ तो ऐसे में क्या होता है कि हमें गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है अगर हम राइट आइडिया अपने माइंड में रखते हैं PQRS को सॉल्व करते टाइम। तो ये सारे मोटे मोटे तरीके हो गए जिससे हम PQRS को सॉल्व करते हैं। कई बार क्या होता है कि इनमें से कोई भी आइडिया काम नहीं करता। जैसे कि हमने आइडियाज़ आपको बताया PQRS सॉल्व करने की, आप आर्टिकल के थ्रू, कनेक्टर्स के थ्रू, या कॉन्ट्रास्टिंग जो वर्ड्स होते हैं उनके थ्रू, या जो वर्ड्स सिमिलैरिटी शो करते हैं उनके थ्रू, या फिर ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है, एंड में क्या आ सकता है, या फिर एक आइडिया है कि ये बात पहले हुई होगी, ये बात बाद में हुई होगी। अगर इन सारे तरीकों में से सारे तरीके फेल हो जाते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि आप कौन सा सही तरीका लगाओ जिससे कि आपका PQRS सही हो जाए, अगर ये सब फेल होते हैं, तो बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपके सारी आइडियाज़ फेल हो जाएं और आप ना समझ पाओ कि PQRS में आपका सही आंसर क्या है। बहुत कम केसेस होंगे, हार्डली 1 या 2 ही ऐसे PQRS होंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी।
अगर वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, तो बेटर है कि आप उसे स्किप कर दो, आप उसे मार्क मत करो। अगर 100% चांसेस हैं कि वो गलत हो सकता है और सही होने के सिर्फ 10-20% ही चांस हो, बेटर है उसे स्किप कर दो। मेंस है 20 PQRS है, उनमें से 1-2 अगर नहीं आता है, बहुत सोच लिया नहीं आ रहा है, बेटर है स्किप कर दो, ठीक। लेकिन अगर आपको मे बी सिर्फ 2 ही ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन हो कि 2 ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही आंसर हो सकता है, मेंस का अगर पेपर है तो आप उसे तुक्का लगा सकते हो। मेंस का क्वेश्चन है तो आप उस पर खेल सकते हो, सेफ खेल सकते हो। आपको लगता है कि आपका आंसर सही हो सकता है तो आप सेफ खेलो। अगर आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आपके चारों ऑप्शन अगर आपको नहीं आते तो आप मत मार्क करो। सिर्फ 2 के बीच में कन्फ्यूजन है तो मार्क कर सकते हो, गेस कर लो। सिर्फ अगर 2 के बीच में कन्फ्यूजन हो तो यू कैन प्ले सेफ, अगर सिर्फ 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। और अगर बिल्कुल सही आंसर पता है, यू आर 100% श्योर कि आपका ऑप्शन सही है, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा बिना सोचे उसे मार्क करके आगे बढ़ोगे। PQRS को सॉल्व करते टाइम ये होता है कि PQRS बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, प्री में सिर्फ 2 आते हैं, 2 को मार्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, मेंस में ये चीज़ होती है कि मेंस में 20 PQRS होते हैं, जिनमें से एटलीस्ट 10% तो SSC ऐसे दे ही देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। आई माई सेल्फ हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम कि PQRS में हमारे 2-3 तो पक्का गलत होते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि PQRS 100% सही हो जाए, 2-3 गलत हो जाते थे। इसी वजह से हम हर एक मॉक से, हर एक गलती से जो कुछ भी सीखते थे वो सब नोट करते जाते थे कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ ध्यान में रखनी है, ये पर्टिकुलर चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि हाँ यार, कौन सी बात पहले आई होगी, कौन सी बात बाद में आई होगी। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करते करते ही समझ में आएगी। जैसे हमने इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स निकाले, कुछ ऐसे लिंक निकाले, कुछ ऐसे तरीके निकाले जिससे हमारा PQRS सही हो जाए। आप खुद भी अपना एक तरीका निकाल सकते हो जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये सही हो सकता है। अगर साइंटिफिक टाइप का PQRS है, साइंस से रिलेटेड PQRS है, तो इजी होता है मार्क करना। कई बार इजी होता है क्योंकि साइंस में फैक्ट्स की बात हो रही होती है। इकोनॉमी रिलेटेड हमने PQRS देखे हैं कि वो थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जब बात हो रही होती है उसमें कोई खास सीक्वेंस नहीं पकड़ में आता, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता कि पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर ईयर, ये चीज़ तब हुई, ये चीज़ अब हो रही है। इकोनॉमिक्स में इवैल्यूएशन होता है कि कोई बात कही जाती है, फिर वो बात क्यों हुई, उसके पीछे के रीज़न की बात हो रही होती है, और एंड में हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, उसके सुधार के लिए क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर ये वाला जो आइडिया होता है ये काम आता है इकोनॉमिक्स में। और अगर PQRS में कोई स्टोरी है तो वो बहुत इजी PQRS है। अगर उसमें कोई स्टोरी है, स्टोरी इन द सेंस कि कई बार क्या होता है, बचपन में सुनी हुई कोई स्टोरी होती है, जैसे कौवा घड़ा वाली कोई स्टोरी है, या ऐसी कोई भी बचपन की सुनी हुई स्टोरी है, तो वो हमने ऑलरेडी सुन रखी है। नहीं भी सुनी है तो उस स्टोरी में हमें किसी भी स्टोरी में हमें ऑटोमेटिकली महसूस हो जाता है कि हाँ, ये वाला इवेंट पहले हुआ होगा, ये वाला इवेंट बाद में हुआ होगा। तो स्टोरी रिलेटेड जो PQRS होते हैं वो भी बहुत ईजी होते हैं। तो ओवरऑल PQRS आर इजी, बस हमें कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे लग जाते हैं जो थोड़े 2-3 ऐसे होते हैं जो थोड़े मुश्किल लगते हैं, और वो भी अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने पहले भी एम्फसाइज़ किया था कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग आपको अल्टीमेटली बहुत हेल्प करेगी। अभी आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने पे आओगे, वहाँ बहुत हेल्प करेगी, क्लोज टेस्ट में बहुत हेल्प करेगी, PQRS में भी न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत हेल्प करती है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते योर माइंड गेट्स प्रिपेयर्ड कि हाँ, कौन सी बात पहले हो रही होगी, कौन सी बात बाद में हो रही होगी। न्यूज़पेपर में बहुत से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आर्टिकल आते हैं, तो पढ़ते पढ़ते वो धीरे धीरे आदत आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि कौन सी बात पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है। और अब करेक्ट ऑर्डर जो होता है PQRS का, उसे आप करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके सही आंसर मार्क कर सकते हो।
सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट लेक्चर ऑन PQRS। जो कुछ भी हमने सीखा PQRS को सॉल्व करते टाइम, दैट हैव शेयर्ड विद यू। एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, या ग्रामर के भी बहुत सी ऐसी रूल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम करेक्ट आंसर को मार्क कर सकें। उन सब का नोट जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमने सीखा है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो हर वीडियो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होगी। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है PQRS को सॉल्व करने का, कोई और डिफरेंट आइडिया जो हमें ना पता हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इससे और भी लोगों को हेल्प होगी उस पर्टिकुलर आइडिया या उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को पढ़ कर के क्या तरीका हो सकता है। और आप हमने भी जो आइडियाज़ बताए PQRS को सॉल्व करने का, आप उसे भी नोट डाउन करके रख सकते हो। इससे आपको भी हेल्प मिल सकती है PQRS को सॉल्व करने में। सो आई होप कि आपके प्री में भी जो 2 PQRS आते हैं वो सही निकले, और मेंस में भी 20 PQRS आते हैं। अगर आप CGL एस्पिरेंट हो तो मेंस में 20 PQRS आपके 20 के 20 सही हो जाए और आपको पूरे मार्क्स मिले। एटलीस्ट PQRS में आप पूरा फुल मार्क्स स्कोर करो। सो दिस वॉज इट about PQRS for English in SSC exams. I will be covering more topic. English का हमारे पास सब चीज़ का नोट है। मैथ्स का आप नोट्स नहीं बनाते, मैथ्स का आप खाली मुश्किल सवालों को लिख सकते हैं या फिर फॉर्मूलेस लिख सकते हो और उसे लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, एक बार लगा करके देख सकते हो। मैथ्स के कोई नोट्स नहीं होते, वो प्रैक्टिस करने की चीज़ होती है। पर इंग्लिश का आप एक प्रॉपर पर्टिकुलर नोट बना सकते हो। इस तरह का नोट आप बना करके चलो और एग्ज़ाम देने से पहले, एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले से आप उन सब पूरे नोट्स को, उन सारे आइडियाज़ को रिवाइज करके जाओ, ताकि जब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसे तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर पाओ। अल्टीमेट गोल बेटर मार्क्स लाना है। इंग्लिश में भी मार्क्स अच्छे होंगे, मैथ्स में अच्छे होंगे, ओवरऑल आपके बेटर ही मार्क्स आएंगे। यू मे स्टे कनेक्टेड विद मी टिल देन, बाय बाय।